अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर, इनर और मिडल ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में पिना आ जाता है, ईयर कनाल या ऑडिटरी कनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। पिन्ना ईयर का वो पार्ट है जो हमें नज़र आता है और ये डिफरेंट फोल्ड्स ऑफ स्किन और कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसका यही फीचर जो है वो साउंड वेव्स कलेक्ट करने में हेल्प करता है। पिन्ना लीड करता है इनटू द ईयर कनाल या ऑडिटरी कनाल, जो कि एक छोटी सी नाली की तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कि पिन्ना से स्टार्ट होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ख़त्म होती है। ईयर कनाल में हेयर्स होते हैं और ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम यह होता है कि ये डस्ट या फॉरेन बॉडीज़ को ट्रैप करें और वैक्स की वजह से हमारा कान जो है वो बाहर की चीज़ों से महफूज रहता है। इस तरह से ये आउटर ईयर जो है वो कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को। जहाँ पे ईयर कनाल एंड होती है वहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करते हैं और ये सेपरेट करता है आउटर ईयर को मिडल ईयर से और मिडल ईयर और इनर ईयर को महफूज रखता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही होता है जिसकी वाइब्रेशंस होती हैं जब साउंड वेव्स उससे टकराता है और फिर ये वाइब्रेशंस हम लोग सेंस करते हैं। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम डैमेज हो जाए तो इससे हियरिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे पर्दे में सुराख हो गया तो फिर उनको सही सुनाई नहीं देता है। मिडिल ईयर एक छोटी सी कैविटी होती है जिसमें 3 छोटी छोटी मूवेबल बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। इसके अलावा मिडिल ईयर में एक छोटी सी ट्यूब खुलती है जिसको स्टेशन ट्यूब कहा जाता है और ये मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है नेज़ोफेरेंजियल कैविटी से। मेलियस, इंकस और स्टेप्स को हैमर बोन, एनविल बोन और स्टेरप बोन भी कहा जाता है। ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं लेकिन फ्रीली मूवेबल होती हैं। मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है और स्टेप्स ओवल विंडो से, जो कि ओपनिंग होती है इनटू द इनर ईयर। इस तरह से जब साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं या वाइब्रेट कराती हैं तो ये वाइब्रेशन इन 3 बोन्स के थ्रू ट्रैवल होती हुई ओवल विंडो के ज़रिए इनर ईयर की तरफ जाती है। जबकि स्टेशन ट्यूब प्रेशर मेंटेन रखती है या फिर प्रेशर को बैलेंस में रखती है मिडल ईयर में, ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना हो और वो उसकी वजह से बस्ट ना कर जाए। इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कनाल। कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कनाल्स ये दोनों डीपली सीटेड होते हैं स्कल बोन्स के अंदर। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है इनकी क्योंकि ये हमारी हियरिंग के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, क्योंकि अगर इस भी कोई डैमेज हो जाए तो उसको करेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। जबकि कंडक्टिव डेफनेस जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से होती है या इन्फेक्शंस की वजह से, वो फिर भी एक रिवर्सिबल होती है। अब ये जो कॉक्लिया होता है ये मेम्ब्रेनस होता है और ये बिल्कुल जैसे स्नेल के ऊपर शेल होता है उस तरह की इसकी शेप होती है। इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है और इसमें थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। इन सेंसरी हेयर्स का काम ये होता है कि ये वाइब्रेशंस को जो कि मिडल ईयर की बोन्स के थ्रू आ रही होती हैं उसको पिक करते हैं। इन वाइब्रेशंस के साथ जो फ्लूइड की मूवमेंट होती है वो एक तरह की नर्व इम्पल्स बन जाती है और ये ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के ज़रिए ब्रेन की तरफ जाती है, ब्रेन के ऑडिटरी एरिया में जाती है और उससे हमें सेंसेशन होती है कि हम क्या हियर कर रहे हैं, क्या सुन सकते हैं। इसी तरह सेमी सर्कुलर कनाल्स भी फ्लूइड फिल्ड होती हैं और ये 3 इन नंबर होती हैं। तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे लाई करती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं और ये एक सॉलन एरिया से भी कनेक्टेड होती हैं जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कनाल्स दोनों हमारी बॉडी की बैलेंस को मेंटेन करती हैं और हमें बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में बताती हैं। जिस तरह हम लोग लिफ्ट में जाते हैं या पहाड़ी रास्तों पे सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो इन्हीं सेमी सर्कुलर कनाल्स के ज़रिए मेंटेन्ड होता है।
इसी तरह जब हम अपने हेड को टिल्ट करते हैं या मोड़ते हैं लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, तो यही सेमी सर्कुलर कैनाल है जो हमें मूवमेंट्स की सेंसेशन बताती हैं कि किस तरह की मूवमेंट होती है और हमारा बैलेंस मेंटेन करती हैं। इसी तरह हम आंखें बंद करके चलें तो हम क्यों बैलेंस रहते हैं, तो इन्हीं सेमी सर्कुलर कैनाल्स की वजह से रहते हैं। नेक्स्ट लेयर्स होती हैं द स्क्लेरोटिक कोट, द कोराइड कोट एंड द रेटिना। स्क्लेरोटिक कोट सबसे आउटर कोट होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो फ्रंट पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और बल्ज फॉरवर्ड करता है, उसको कॉर्निया कहते हैं, जो कि हमें सेंटर में यूजुअली हमें नज़र आता है। उसके बाद उसका एक जो बाकी का पार्ट होता है वो वाइट कलर का टफ पार्ट होता है और वो प्रोटेक्शन ऑफ द आई करता है। इस स्क्लेरोटिक कोट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। सेकंड कोट कोराइड कोट होता है जो कि मिडल लेयर होती है। इसका भी जो फ्रंट पार्ट होता है कॉर्निया के पीछे, उसको आइरस कहते हैं। आइरस कलर्ड पार्ट होता है जो कि आई के मिडल पोर्शन को कलर देता है, जैसे ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। और सेंटर ऑफ द आइरस में एक ओपनिंग होती है जिसको प्यूपिल कहते हैं। बाकी की मिडल लेयर जो है वो सिंपली कोराइड कहलाती है और वो ब्लैकिश इन कलर होती है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि आई को ब्लड सप्लाई करते हैं। इसके अलावा वो सरप्लस लाइट को यानी कि एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करती है। आइरिस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा होता है, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट मेंटेन होती है जो कि आई में एंटर होती है। प्यूपिल के पीछे लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि एक मसल से सस्पेंडेड होता है। उन मसल्स को सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी कहते हैं। कॉर्निया और लेंस के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से लेंस की शेप चेंज होती है, जिससे इंसान अपना फोकस एडजस्ट करता है। थर्ड लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको रेटिना कहते हैं। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ लेंस, सिलियरी मसल्स, आइरिस, प्यूपिल एंड कॉर्निया। इस रेटिना में दो तरह के रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। उनकी साइज के लिहाज से ये उनका नाम है। रॉड्स एंड कोन्स के ज़रिए जो इमेज फॉर्म होती है वो नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होके ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। लेंस और रेटिना के दरमियान जो आईबॉल की स्पेस होती है उसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। रेटिना के जहाँ पे रेटिना का वो पोर्शन जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंटर होती है वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज रजिस्टर नहीं होती है। ब्लाइंड स्पॉट के करीब ही एक येलो स्पॉट होता है जो कि तकरीबन रेटिना के सेंटर में होता है। इसको फोविया भी कहते हैं। ये एरिया ऑफ द क्लियरेस्ट विजन कहलाता है। केमिकल प्लेट ऑफ द कैमरा की तरह होता है। इसमें टाइनी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो वहाँ से ये नर्व करंट बनाते हैं और ऑप्टिक नर्व के ज़रिए वो ब्रेन तक जाती है। इन रिसेप्टर्स में से जो रॉड्स होते हैं वो एक्रोमेटिक लाइट को रिसीव करते हैं, यानी कि नॉन कलर विजन देते हैं, जबकि कोन्स जो हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और क्रोमेटिक लाइट को रिसीव करते हैं। रेटिना के सेंटर में जो येलो स्पॉट होता है वहाँ पे कोन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि रेटिना के जो पेरिफेरी होती है यानी कि साइड्स पर रॉड्स ज़्यादा होती हैं। इसीलिए जब रेस ऑफ लाइट सेंटर ऑफ रेटिना पे पड़ती है तो हमें फुल सेंसेशन होती है, यानी कि हमें क्लियरेस्ट विजन मिलता है। जबकि अगर रेस ऑफ लाइट पेरिफेरी पे पड़े तो कोई भी कलर विजन हमें नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है।
रॉड्स जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कॉन्स की बनिस्बत। तो डिम लाइट में कॉन्स इनएक्टिव हो जाती हैं जबकि रॉड्स एक्टिव रहती हैं, और डिम लाइट में इसीलिए कलर्स को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या होता है कि जो प्यूपिल होता है उसका साइज़ छोटा बड़ा होता है डिपेंडिंग अपॉन के लाइट कितनी ज़्यादा एंटर हो रही है आई में। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आइरिस की कॉन्ट्रैक्शन से छोटा बड़ा होता है। अगर ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटे साइज़ में हो जाता है, और अगर डिम लाइट होती है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि लाइट आसानी से एंटर हो सके आई में। एकोमोडेशन क्या होती है? तो एकोमोडेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए लेंस की शेप चेंज होती है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, लेंस की शेप को चेंज करते हैं, जिससे हम दूर या करीब की चीज़ को फोकस कर सकते हैं। ओल्ड एज में लेंस अपनी इलास्टिसिटी खो देता है, जिसकी वजह से इसकी शेप चेंज होना मुश्किल हो जाती है और विज़न के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। विटामिन ए का रोल क्या है विज़न में? तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विज़न के लिए। ये हमारे आइज़ में उस फ्लूइड को मेंटेन रखता है और कॉर्निया को लुब्रिकेटेड रखता है। अगर विटामिन ए ना हो तो उससे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है आइज़ की, जिसको हम ज़ीरोसिस कहते हैं। इसके अलावा कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं जिससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, कॉर्नियल डैमेज हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ए रेटिना के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। अब हम आ जाते हैं नज़र की कमज़ोरी की तरफ, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया भी कहते हैं और लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरोपिया भी कहते हैं। ये दोनों इस वजह से होती है कि आई सही तरह से फोकस नहीं कर पाती है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस में ये होता है कि करीब की चीज़ें सही नज़र आती हैं जबकि दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती। यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब यानी कि करीब की चीज़ सही नज़र आना और दूर की चीज़ को हम फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग साइटेडनेस होता है इसमें ये होता है कि करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही होती जबकि दूर की चीज़ें सही नज़र आती हैं। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया में जब रेज़ ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारी आइज़ में एंटर होती हैं तो जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पे नहीं बन पाती बल्कि रेटिना के आगे बन जाती है। यानी कि रेटिना के ऊपर तक पहुंच नहीं पाती बल्कि उससे पहले ही बन जाती है। इसीलिए इसकी करेक्शन के लिए हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं जो कि रेस को डाइवर्ज कर देता है और इस तरह से जो इमेज फॉर्म होती है वो जाके फिर रेटिना पे फॉर्म हो जाती है। इसी तरह फार साइटेडनेस या हाइपरोपिया में क्या होता है कि जो रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं वो रेटिना के और भी ज़्यादा पीछे जाके इमेज बनाती हैं, जिसकी वजह से रेटिना इसको सेंस नहीं कर पाता। इसकी करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं जिसकी वजह से रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती हैं और फिर वो पीछे जाने के बजाय रेटिना के ऊपर फोकस होके रेटिना पे इमेज फॉर्म करती हैं और हमें वो सही नज़र आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ग्लासेस लगाते हैं तो जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है वो ज़्यादातर उनके पतले ग्लासेस होते हैं, जबकि जो करीब की नज़र कमज़ोर वाले होते हैं उनके मोटे मोटे ग्लासेस होते हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। और किसी की दूर और करीब की दोनों होती है तो उनके डबल लगे होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस भी एक डेफिशिएंसी ऑफ विजन है जिसमें इंसान कुछ कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता और उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे हैं जिनको वो मुख्तलिफ़ कलर्स कह देता है। ये मुख्तलिफ़ कलर्स के लिए हो सकती है, ब्लू येलो के लिए या फिर रेड और ग्रीन के लिए। ये कोन्स की डिफ़ेक्ट की वजह से होती है। वैसे तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती है कलर ब्लाइंड पर्सन में क्योंकि उसकी विज़न नॉर्मल होती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम जब होती है जब क्योंकि वो ड्राइविंग नहीं कर सकते, उनको ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स का समझ में नहीं आता है। मुस्लिम साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है अबाउट द ऑप्थेल्मिक डिजीज़ या स्ट्रक्चर ऑफ आई यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में? तो इब्नुल हैशम जो थे वो एक ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, फ़िलासफ़र थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और फिजिसिस्ट भी थे। ये 11वीं सेंचुरी में थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स पे स्टडी की थी और विजुअल परसेप्शन पे, तो उनके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। उसने जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब अल मंज़र, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है।
दूसरे मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं अली इब्न ईसा। ये बहुत मशहूर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे अपने टाइम के, और उन्होंने अपनी एक फ़ेमस बुक लिखी थी मेमोरेंडम ऑफ द ऑक्यूलिस्ट, जिसमें उन्होंने बहुत सी आँखों की बीमारियों के बारे में बताया था। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपकी स्टडी में मददगार साबित होगा, आपके इम्तिहानों में हेल्पफुल होगा। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।